वर्क स्टडी टेक्निक में थर्ड है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या है? तो इसमें भी कहा जाता है कि समय अध्ययन, किसी भी कार्य को करने का जो समय लगता है उसको क्या हम एक स्टैंडर्ड टाइम निकाल सकते हैं। जैसे कि किसी भी काम को परफॉर्म करने का, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में हो, तो उसमें टाइम स्टडी में हम ये करते हैं कि सभी तरह के कार्य को करने का, जैसे कि सेंचुरी सबसे कम बॉल पे कितना मारा जा सकता है। जैसे शाहिद अफरीदी ने पहली बार शायद 37 बॉल में 100 मारे थे। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने भी शायद 51 बॉल में 100 मारे। तो कितने कम गेंदों पर 100 माने स्ट्रोक किया जा सकता है, कितने कम समय में, कितने कम ये काम किया जा सकता है। तो टाइम स्टडी के बारे में यही टेलर कहते हैं कि टाइम स्टडी का उद्देश्य ये है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइमिंग फॉर एवरी पर्टिकुलर वर्क और इन एवरी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्मिंग में जो स्टैंडर्ड टाइमिंग लगता है हमको, उसको हम प्राप्त करें। एंड वी हैव टू बी ट्रेन्ड आवर ऑल सबऑर्डिनेट्स और वर्कर टू गेट दैट टाइम, उस काम को करने में वो समय वो प्राप्त करे। इट इज नॉट पॉसिबल वेरी इनिशियली, बट ग्रेजुअली ए मैनेजर कैन डू दिस, कि वो अपने वर्कर को, जैसे कि आप देखते भी हैं कि आजकल सरकारी विभागों के में जाइएगा तो बाहर में ही लिस्ट टंगा हुआ है कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है 2 दिन में मिलेगा, आवास प्रमाण पत्र 3 दिन में मिलेगा, या कोई भी बेरोजगारी भत्ता 1 दिन में। तो वहां पे वो टाइमिंग सरकार ने इसलिए किया कि अनावश्यक डिले नहीं हो। वर्क कंडीशन में प्राइवेट सेक्टर में ये, या गवर्नमेंट सेक्टर में भी क्या है कि लोग काम को टालते हैं, उसको लटकाते हैं या उसमें अनावश्यक डिले करते हैं। तो वहां पर वर्क कंडीशन को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने के लिए टाइम स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें हम किसी कार्य को करने में और उसके प्रोसेस में लगने वाले सारे समय का आकलन करते हैं और कितनी जल्दी से किया जा सकता है। व्हाट शुड बी मोशन, व्हाट शुड बी द मेथड फॉर परफॉर्मिंग दैट टास्क, व्हाट शुड बी द मोशन should be in that particular action, and what should be the time taken in that particular action। और जब हम टाइम को स्टैंडर्ड टाइम निकाल लेते हैं कि इस स्टैंड, जैसे कि 100 मीटर की दो जो बोल्ट है, वो बोल्ट कितना देर में 100 मीटर का रेस दौड़ गया और वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, तो अब उसका वो स्टैंडर्ड टाइम है। अगर उस टाइम में कोई करता है ये, तो या उसके आसपास भी रहता है, तो हम कहते हैं बहुत अच्छा धावक है। लेकिन अगर उस टाइम को से कोई कम में करता है तो वो ज्यादा एफिशिएंट। नाउ द स्टैंडर्ड वो चेंज। अगर 37 बॉल पे अफरीदी शतक मारता है और कोई 25 बॉल पे मार दे तो स्टैंडर्ड 25 बॉल का हो जाएगा। तो इट गोइंग टू बी एनहांस ऑलवेज, द क्वालिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज ऑलवेज। तो टाइम स्टडी हमको ये बताता है कि हम किसी कार्य को उसके क्वालिटी फॉर्म में बढ़िया से बढ़िया कितने कम समय में कर सकते हैं। तो टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और मेथड स्टडी के साथ हम स्टैंडर्ड टाइमिंग, स्टैंडर्ड मेथड, स्टैंडर्ड मोशन, और जब ये तीनों एक साथ होंगे, स्टैंडर्ड मेथड हम चुनेंगे, स्टैंडर्ड मोशन हमारा होगा, कार्य करने की गति जो होगी वो स्टैंडर्ड होगी, और स्टैंडर्ड टाइम में करेंगे, तो कोई डाउट नहीं है, देयर नो डाउट कि हम प्रोडक्शन को क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, वी ए मैनेजर और एन ऑर्गेनाइजेशन वी कैन कैपेबल टू एनहांस देयर प्रोडक्शन by both manners, qualitative and quantitative both. So time study is the study towards find standard time to perform a particular task, and for this we have to be set examples towards a particular task. Now the fourth is fatigue study, थकान का अध्ययन। साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर ने ये भी कहा है कि अगर हम ये समझें कि हमारे लोग लगातार काम करते रहे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, तो उनका कहना है कि ये गलत सोच है। और फैटिग स्टडी, कार्य करने के साथ श्रमिकों में थकान होता है, और थकान के बाद अगर वो काम करते ही जाएं, वो लगातार काम करें, तो उनकी प्रोडक्टिविटी गिरेगी न कि बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने टाइम टू टाइम श्रमिकों के लिए रिफ्रेशमेंट रूम बनाए हैं, उनके मनोरंजन के साधन बनाए हैं,
और उनको एनर्जाइज करने के लिए, उनको मेंटली फ्रेश करने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं। एंड देन आफ्टर, जब वो एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं, उनको लीव दिए जाते हैं, छुट्टी दी जाती है, वो फिर से रिलैक्स होकर जब आते हैं तो वो दुगुनी प्रोडक्टिविटी से, दुगुनी उत्पादकता से वो काम करते हैं। टाटा और टिस्को में आप चले जाइए, लेबर का जो अपना लीजर रूम्स है, वो उसमें कैरम बोर्ड है, एसी लगा है, वाटर की सुविधा है, नाश्ता पानी सब कुछ है, एंड दे रिलैक्स दैट टाइम। और वहां पे तो 24/7 वर्क होते हैं, तीनों शिफ्ट में काम होते हैं। तो टाटा और टिस्को आज अगर इतनी प्रगति किया है तो उसके पीछे ये कारण है कि वहां पर लेबर की प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो एक यहाँ पर टेलर ने बहुत विस्तार से इस बात को बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स या ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं सोचे कि अगर हम श्रमिकों से और अपने स्टाफ से लगातार काम करवाते हैं, ज्यादा काम करवाते हैं, तो उनकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। हम ये भी जानते हैं कि किसी एक काम को लगातार करने से उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, उस पर्टिकुलर कार्य में हमें उदासीनता आएगी और उस कार्य में हमारी उत्पादकता घटेगी। इसलिए टाइम टू टाइम लीजर देना, लीव देना, रिफ्रेशमेंट देना, इट इज अ प्राइम ऑब्जेक्टिव, इट शुड बी अ प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ any organization or manager if that particular organization or manager willing to enhance their production by both quantitative and qualitative। तो फैटिग स्टडी का ध्यान रखना होगा, श्रमिकों के थकान का ध्यान रखना होगा और समय समय पर उन्हें रिफ्रेश करके, उन्हें तरोताजा करके उनकी उत्पादकता को इस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल में हमने देखा कि वर्क स्टडी फंक्शनल फोरमैनशिप देखा हमने पहला, दूसरा हमने देखा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, तीसरा हमने वर्क स्टडी टेक्निक देखा जिसमें मेथड स्टडी, मोशन स्टडी और टाइम स्टडी को देखा। और ये भी देखा कि अगर इन तीनों स्टडी के आधार पर हम बेहतर मेथड, सबसे बेहतर मोशन और सबसे बेहतर टाइम निकाल पाए किसी काम को करने का, तो निश्चय पूर्वक प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ जाएंगे। और साथ में हमको फैटिग स्टडी यानी श्रमिकों के थकान का अध्ययन करना है ताकि उनकी उत्पादकता बनी रहे और बढ़ी रहे। चौथा जो है वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये एक मोटिवेटेड चीज है। यहाँ पर ये चौथा पॉइंट है, टेलर का लास्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें टेलर ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो विभेदीकृत मजदूरी है उसको बनाए रखना चाहिए ताकि जो लेबर जितना तरह का, जो जैसे कि जो मेंटल काम करते हैं, जिनके थोड़ी सी चूक पर, अभी हम बताते कि अगर आप एविएशन सेक्टर में जाएंगे तो एक पायलट जो केवल हवाई जहाज उड़ाता है उसका सैलरी 4 से 5 लाख होता है। एक इंजीनियर जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर है उनका सैलरी 2-2.5 लाख होता है क्योंकि वो मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। लेकिन एयरपोर्ट स्टाफ पे बहुत सारे ग्राउंड ड्यूटी वाले भी हैं, टिकटिंग क्लर्क है, एयरपोर्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, फिर उनकी सैलरी 40,000 50,000 ही होती है। तो वाई देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सैलरीज ऑफ डिफरेंट वर्कर्स? तो दैट डिफरेंस इज अपॉन द पोटेंशियलिटी ऑफ वर्क, द सीरियसनेस ऑफ वर्क। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो है वो न केवल वर्कर को अकाउंटेबल बनाता है, रेस्पॉन्सिबल बनाता है, उनके ऊपर ज्यादा जवाबदेही है। तो दे बिकेम मोर रेस्पॉन्सिबल, मोर अकाउंटेबल एंड दे नेवर कंप्रोमाइज विद देयर वर्क क्वालिटी। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम is also work or act as a motivating agent towards worker and और इसलिए, और दूसरी बात यह है कि अगर सभी का वेतन समान हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में जो उस तरह का कार्य करने वाले हैं, जो कठिन कार्यों को करने वाले हैं, जो गंभीर कार्यों को करने वाले हैं, उनका वेतन, अगर लोअर सबऑर्डिनेट्स जो बहुत ब्रॉड वर्क को करने वाले हैं, जो बहुत साधारण कार्य को करने वाले हैं, अगर उसमें अंतर नहीं होगा तो इट मे बी एक डिससेटिस्फैक्शन विल बी अराइज इन होल ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट dissatisfaction may adversely impact the organizational goal
and it may be possible that that particular organization never can achieve that particular goal. So in that way, differential piece of wage system should be applied in all organization for better motivation to all worker to achieve their goals, and in that way the tailors get final their scientific principles of management. In next video we are going to analyze the last topic of this chapter, tailored versus fuel. We have to be analyze the differences between tailored principle and fuel principle. Till then, bye.